साथियों, आज अपन एक विशेष टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्पेशली कोशिका। कोशिका टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आते हैं और कोशिका टॉपिक का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। जो सेल टॉपिक है, इस सेल टॉपिक्स के कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देंगे। तो जी हाँ साथियों, थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ना है और एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न अपने को गलत नहीं करना है। समझे मेरी बात? इससे पहले एक छोटा सा 10 से 15 क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट मैंने एक डाल दिया है और उसको भी आप एक बार चेक करना। इसके अलावा पार्ट नंबर 2 की बात करेंगे। इसमें सेल का पार्ट नंबर आज 2 है। बिल्कुल एमसीक्यू जो बैच है उसका पार्ट नंबर आपका 2 है। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं कुछ विशेष लाइनें आपके सामने नोट करता चलूंगा और आप उनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना। एक सवाल है कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला का मुख्य कार्य है। कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य का मुख्य कार्य है क्या है भाई? कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करना, कोशिकाओं की सुरक्षा करना, चयनात्मक एवं अर्ध, ये अर्थ नहीं है अर्ध है, ध्यान रखना, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करना और उपयुक्त सभी। देखो कोशिका झिल्ली और जो जीवद्रव्य होता है वो होता क्या, पहले तो अपने माइंड में होना चाहिए कि सर कोशिका झिल्ली चाहे वो पादप कोशिका है चाहे वो जंतु कोशिका है, कोशिका के बाहर एक लहर होती है जो स्पेशली, देखो याद रखना, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है सर? ये कोशिका झिल्ली है। देखो याद रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है यह प्रोटीन व किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड से निर्मित होती है। प्रोटीन और लिपिड से निर्मित होती है कोशिका झिल्ली, ध्यान रखना। अब अपने माइंड में एक बात आनी चाहिए कि सर वो करती क्या? एक कोशिका को आकृति, बिल्कुल सही बात है, आकृति प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है और कोशिकाओं को इसके अंदर जितने भी, जैसे मान लो न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंतःपरद्रवी जालिका है, इन सब का क्या करेगा भाई? इस सब का क्या सुरक्षा करेगी? याद रखना, स्पेशली ध्यान रखना, कोशिका में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कोशिकांग होंगे उन सभी की क्या करेगी भाई? ये बिल्कुल सुरक्षा करेगी। बिल्कुल सभी को जय हिंद भाई, सभी को राम राम। बिल्कुल जितने भी साथी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन के अंदर उन सभी साथियों का वेलकम रहेगा, अभिनंदन रहेगा भाई। ध्यान दीजिएगा, सवाल कह रहा है कि चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह का, चयनात्मक का मतलब है आवश्यक पदार्थों का ही स्थानांतरण आगे करेगा, आवश्यक पदार्थों का ही स्थानांतरण आगे। ये नहीं कि सभी को, जैसे मान लो एक कोशिका से अगली कोशिका में पदार्थों को ट्रांसफर करना हो, जैसे मान लो इस कोशिका में करना हो तो क्या करेगा? ये सभी को नहीं भेजेगा, सभी को नहीं, ये स्पेशली आवश्यक जो पदार्थ होंगे उन आवश्यक पदार्थों का स्थानांतरण अगली कोशिका में करती है। अगली कोशिका में केवल और केवल आवश्यक पदार्थों का, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अर्धपारगम्य झिल्ली या इसको चयनात्मक झिल्ली कहा जाता है। उपयुक्त सभी, बिल्कुल सभी को स्वागत है, अभिनंदन है भाई लाडलो। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को देखिएगा, पहले ही प्रश्न का जो आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों, बिल्कुल डी आंसर होगा। ध्यान रखना। अब देखो मैं थोड़ी सी लाइन चर्चा कर रहा हूं, मैं अब सभी जगह सवाल ध्यान मत रखना, मैं यहां जो चीजें बताऊंगा उसको ध्यान रखना है। एमसीक्यू बैच का मतलब यह है कि अपना सवाल गलत नहीं होना चाहिए, हर लाइन का अर्थ हमें पता होना चाहिए, बस इतना ध्यान कर लो। अब देखो याद रखना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना भैया, कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली की जो संरचना होती है, इस संरचना को समझने के लिए, किसके लिए? समझने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल, जिसको जिसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, याद रखना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
इसका नाम है। और ये जो मॉडल है ये किसने दिया, तो याद रखना, एक वैज्ञानिक का नाम है सिंगर और एक वैज्ञानिक का नाम है निकोलसन। सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिकों, निकोलसन, ध्यान रखना, सिंगर और निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने यह मॉडल प्रस्तुत किया। बस कोशिका झिल्ली का सवाल आपका सही हो जाएगा। पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। ठीक है जी, हां, बहुत बढ़िया, सभी को जय हिंद भाई। चलिए अगले सवाल पे चलता हूं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखो, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ, कोशिका झिल्ली द्वारा ठोस पदार्थ अंदर ग्रहण करना और तरल पदार्थ को ग्रहण करना कहलाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, पहला ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया है। पहला कह रहा है फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, पहला लिखा पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ये देखो कितना अच्छा सवाल है। देखो, यदि कोई ठोस पदार्थ अंदर ग्रहण कर रहे हैं, ध्यान रखना, कोई ठोस पदार्थ अंदर ग्रहण कर रहे हैं तो उसको तो हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और तरल पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर आपका एक वाला सही हो जाए, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखते हुए चलना है, हर प्रश्न को बढ़िया से बारीकी से पढ़ते हुए, लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए चलना है जी। सभी को राम राम, जय हिंद। चलिए भाई अगला सवाल देखिएगा, यह सवाल देखो, प्रश्न संख्या 3, किसने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया? जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? बस याद रखना, जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? किसको? सर जीवद्रव्य। अब पहले तो जीवद्रव्य समझना है। देखो सर, यह है कोशिका, इस कोशिका के अंदर यह होता है सर न्यूक्लियस केंद्रक। अब सर इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कई सारे क्या है, कोशिका। अब इसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, वो द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है? कोशिका। देखो याद रखना है, अपने माइंड में एक बात चलाना है, और वो बात क्या है? देखो, जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है? कोशिका द्रव्य। देखो कोशिका द्रव्य के साथ में यदि इस कोशिका द्रव्य के साथ में यदि ये कोशिकांग जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? कोशिकांग जुड़ जाए, तो ये सब जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? जीव द्रव्य। तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य को ही जीव द्रव्य नाम दिया गया। कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो सबसे पहली बात, कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य, पहले जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य जो नाम देने वाला था वो था पुरकिंजे। पुरकिंजे ने कोशिका द्रव्य को जीव द्रव्य नाम दिया था। बात समझ में आ गई? अब इसने जीवन का भौतिक आधार इसको बताया। पहले तो जीव द्रव्य समझ में आ गया, कोशिका द्रव्य और कोशिकांग मिलेंगे तो जीव द्रव्य बनेगा, और जीव द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीवन का भौतिक आधार है ये। और रासायनिक आधार की यदि बात करें, जीवन की रासायनिक इकाई की यदि बात करूं, देखो सही साथ साथ लिख दूं, जीवन की रासायनिक इकाई, जीवन की रासायनिक इकाई, तो रासायनिक इकाई का यदि मैं बात करूं तो वो होता है आपका डीएनए। ठीक है, जबकि जीवद्रव्य इसका भौतिक आधार है। और ये बात किसने कही थी? हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कही थी। ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 हेक्सले। हेक्सले लिखा हुआ है, इसको आप हेक्सले लिख दो, ये हेक्सले। हेक्सले नाम का एक वैज्ञानिक है, और हेक्सले नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले, ध्यान रखना, जीवन का भौतिक आधार इसको बताया। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, जितने भी साथी लाइव सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का अभिनंदन भाई। सचिन भाई है, अमन भाई है, अनुराग भाई है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
जुड़ते रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, पढ़ते रहे, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चले, तब जाके मजा आएगा, है ना, ध्यान रखना। ये देखो सवाल नंबर 4 कहता है जीव द्रव्य की खोज किसने की। सवाल यही आ गया, अभी मैं बता दूंगा। जीव द्रव्य को 1835 में शारकोड नाम दिया। ये देखो बहुत गजब सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। फिर सवाल देखो यहां लिख दिया डुजार्डिन, एक्सले, पुरकिंजे, रॉबर्ट हुक, ये ऑप्शन है 4। तो भैया ध्यान रखना है, जीवद्रव्य की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम यदि आपको याद रखना है तो याद रख लेना, डुजार्डिन नाम का एक वैज्ञानिक है। डुजार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की थी और इसने 1835 में इसको नाम दिया सारकोड। सारकोड नाम दिया। क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया। किसने दिया? सर नाम दिया था ये, किसने दिया था? डुजार्डिन ने दिया था। और खोज भी इसी ने की थी और इसका नाम याद रख लेना मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अब कंफ्यूज कहीं नहीं होना। देखो हेक्सले ने क्या कहा? सर हेक्सले ने जीवन का क्या, कौन सा आधार कहा? सर जीवन का भौतिक आधार कहा। ठीक है सर, इसने क्या कहा? पुरकिंजे ने क्या कहा? पुरकिंजे ने जीवद्रव्य नाम दिया। जीवद्रव्य नाम देने वाला कौन था तो बताना। सर जीवद्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया था और सर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, चाहे टॉपिक में टाइम लगे, लेकिन आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से आप लोगों को बढ़िया से पढ़ना है। हर क्वेश्चन को बढ़िया लेवल से लेकर चलना है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए आगे चलूं, मैं अगले प्रश्न पे चलूं। सवाल है प्रश्न संख्या 5। जीवद्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ होता है। जीवद्रव्य में सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? देखो आप एक बात चेक कर लें कि यह है कोशिका। ठीक है सर, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। सर ये हो गए कोशिका द्रव्य। हमने सर एक ही बात जानी है कि कोशिका द्रव्य और जब इसके अंदर कोशिकांग मिलेंगे तो सर ये जीव द्रव्य बनेगा। सर इसमें मूल जो कार्बनिक पदार्थ है और वो ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा है? पहला है जल, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा कार्बोहाइड्रेट। होते सभी है। देखो याद रखना, जो कोशिका द्रव्य होता अपना क्या होता है? कोशिका। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कोशिका द्रव्य होता है, इस कोशिका द्रव्य में सर कोशिका द्रव्य में जल भी होता है, प्रोटीन भी होती है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इन सभी का क्या होता है? गोल होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का क्या होता है? गोल होता है। अब ये कह रहा है ज्यादा मात्रा में कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, जल आपका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में इसमें क्या होता है? सर जल होता है। बात समझ में आई भाई? हाँ, तो ध्यान रखना, ज्यादा मात्रा में क्या होता है? सर ज्यादा मात्रा में इसमें जल होता है। शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि बिल्कुल आपके माइंड में ये बातें छप रही होगी। अब देखो वापस सवाल वही है। सवाल संख्या 6 कह रहा है सर जीवद्रव्य नाम किसने दिया?
सर जीवद्रव्य नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। सर यहाँ ब्राउन नाम आ रहा है, तो सर ये नाम है रॉबर्ट ब्राउन। कौन सा ब्राउन है? सर ये नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये बात मैंने पहले आपको बता चुका हूं मैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या करा था? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की थी भैया? केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक मतलब है सर न्यूक्लियस। केंद्रक का मतलब आपने क्या समझा? न्यूक्लियस की खोज करने वाला वैज्ञानिक है। सर हमने ये भी तो देखा है, जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर, उसमें क्रोमेटिन जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है ना? तो इसको हमने नाम दिया था सर डीएनए। तो आपको पूछेगा डीएनए कहां होता है, तो बता देना सर डीएनए केंद्रक में होता है। और साथ ही साथ ये भी देखना है सर, जो केंद्रक होता है और केंद्रक का जो अध्ययन होता है, किसका अध्ययन? केंद्रक का अध्ययन। सर केंद्रक का जो अध्ययन होता है उसको अपन कहते हैं कैरियोलॉजी। क्या कहते हैं मेरे लाडलो? सर कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक विज्ञान। कौन सा विज्ञान कहते हैं? केंद्रक विज्ञान कहते हैं। सर स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाला था। क्या था भाई? कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक थे भाई। एक तो था देखो थियोडोर स्वान, और एक था थियोडोर स्वान था, और एक और कौन सा था भाई? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 1838-39 के अंदर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका सिद्धांत, एक का नाम था स्लाइडेन। स्लाइडेन और स्वान, थियोडोर स्वान और स्लाइडेन नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। फिलहाल अपने प्रश्न का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर वाला हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? तो बढ़िया से इनको नोट करते चलना, ठीक है जी। हाँ, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, है ना? चलिए अगले सवाल पे चलता हूं। सवाल कहता है कि 7 नंबर प्रश्न है और बोल रहा है सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है दोहरी कलाबंद कोशिकांग हरित लवक, एकल कलाबंद कोशिकांग लाइसोसोम गोल्जी उपकरण और अंतः प्रदर्वी जालिका। अगला कह रहा है कला रहित कोशिकांग राइबोसोम और तारक काय। अगला कह रहा है लवक में पाया जाता है, लवक पाया जाता है, लवक में पाया जाता है ना? देखो सर लवक पाया जाता है, ये सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको हल्का सा। ये कह रहा है लवक पाया जाता है। लवक पाया जाता है कहां कहां पाया जाता है, ये अपने को पता रखना। सर पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। अब आप देखते ही शायद मेरे हिसाब से पहचान जाओगे। सर दोहरी कलाबंद लवक में बिल्कुल सही बात है। एकल लाइसोसोम गोल्जी उपकरण अंत्य प्रजालिका बिल्कुल सही बात है। कला रहित राइबोसोम तारक के अंदर सही बात है। लेकिन लवक पाया जाता है ये केवल पादप में ही पाया जाता है, जंतु के अंदर नहीं। इसीलिए डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखते हुए चलना है। अरे याद रखते हुए चलना है। एक सवाल है कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए असत्य है। कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा। अगला कह रहा है अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा। अगला कह रहा है सी जो बेंडा है इसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अगला कह रहा है इसकी खोज का श्रेय है वो अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। और अगला कह रहा है कोई नहीं। कौन सा कथन असत्य है? ये देखो भाई, देखो
बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज कर सकता है। बिल्कुल यहां पर ये बात बिल्कुल सही है। कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशी में देखा, सीबेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, बिल्कुल सही बात है। इसकी खोज का श्रेय अल्टमान और यहां पर फ्लेमिंग को जाता है और इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है असत्य कौन सा है, जल्दी से आंसर बताओ। जी हाँ, आंसर कितने लाडले इसमें बता पाते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा देखते हुए मैं थोड़ा सा यहां क्लियर करवाना चाहूंगा। हो सकता है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी हो, लेकिन मैं आपको कुछ लाइनें लिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना। देखो, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की यदि मैं बात करूं तो पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है सूत्रकणिका। क्या नाम होता है? सूत्रकणिका। दूसरी बात, दोहरी झिल्ली, दोहरी झिल्ली युक्त है। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले बात करेंगे अपन खोजकर्ता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो की थी कोलिकर व अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने 1880 में। नामकरण है वो सी बेंडा ने किया था। मैं बता दूं जो बातें हैं, 1884 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट जो नाम देने वाला था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट है, वो अल्टमान ने कहा। अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये सवाल है, याद रखना। स्वयं का राइबोसोम है 70S, स्वयं का डीएनए होता है और अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में याद रखना श्वसन का केंद्र है। किसका केंद्र है? कोशिका में श्वसन का केंद्र है। ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। ऊर्जा एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। कोशिका का पावर हाउस, या जिसको हम शक्ति घर या बिजली घर के नाम से जानते हैं, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंगुली नुमा क्रिस्टी किसमें पाए जाते हैं? अंगुली नुमा क्रिस्टी, अंगुली नुमा क्रिस्टी, अर्थात क्रिस्टी का मतलब होता है प्रवर्ध, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये कुछ चीजें हैं, ये अपने माइंड में रखना है, तब जाके अपना काम होगा। इसमें F1 कण और इसके अलावा एक इसका मैट्रिक्स या धात्री भाग, मैट्रिक्स और धात्री उपस्थित होते हैं। हमने यहां लिखा ना ऊर्जा, ऊर्जा एटीपी ऊर्जा केंद्र है। ये हमारे शरीर का ऊर्जा केंद्र भी इसको कहते हैं।
ये कुछ नाम है, ये याद रख लेना। देखो एक बार पीछे चलता हूं, नाम याद रखना। माइट्रोकॉन्ड्रिया है, उसका एक विशेष नाम है सर सूत्रकणिका इसको कहते हैं। दोहरी झिल्ली वाला है, खोज कोलिकर अल्टमान ने की थी, नामकरण सी बेंडा ने किया था, बायोब्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया था, स्वयं का डीएनए पाया जाता है, 70s का राइबोसोम है, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, साथ में श्वसन का मुख्य केंद्र होता है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, कोशिका का पावर हाउस या शक्तिघर या बिजली घर इसको कहते हैं, अंगुली नुमा क्रिस्टी इसमें पाए जाते हैं, और इसमें F1 कण और मैट्रिक्स भाग भी इसमें पाया जाता है। ये कुछ इसके सवाल है। पिछले क्वेश्चन पे थोड़ा कम जाइएगा, वो थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, उसको अपन अलग से लाएंगे उसके अंदर दोबारा, ठीक है। अगला कह रहा किसी कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस या ऊर्जा की मुद्रा या संग्रहकार, इतने नाम है, ये सब माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही नाम है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही नाम, माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही नाम है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। यदि आपसे कई सारे सवाल पूछे सर राइबोसोम, तो याद रखना राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है पेलेडे। सर इसका नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था सर क्लोड ने, या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी जो खोज की थी वो की थी क्लोड ने की थी, नामकरण किया था सर पेलेडे ने किया था, ठीक है। सर राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन की इसको कहा जाता है फैक्ट्री। सर जो केंद्रिका है, इस केंद्रिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सर फोंटाना, क्या नाम है, फोंटाना नाम है। सर केंद्र का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बता दीजिएगा, तो बताना सर रॉबर्ट ब्राउन नाम का वैज्ञानिक है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना ऑप्शन नंबर सी है वो कर देना अपने को। अब फिर सवाल आ गया, सवाल तो कैसे, पादप कोशिका में माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज है वो किसने की थी, एपमीविस, सीबेंडा, कोलिकर और अल्टमान। अच्छा सवाल है, पादप कोशिका में माइट्रोकॉन्ड्रिया खोज करने वाला। अब सवाल है भाई, सवाल है तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखो देखिए फटाफट। चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। अगला जो हमारा सवाल है सर, पादप कोशिका माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में सवाल आए, तो इन चारों में से आपको ऑप्शन नंबर कौन सा चुनना है भाई, कोलिकर। कौन सा चुनना है भाई, सबसे पहले अपने को कोलिकर चुनना है, ठीक है। देखो एक सवाल है, एक सवाल है ध्यान रखना, पादपों में उपस्थित हरा जो वर्णक है, पादपों में जो हरा वर्णक होता है वो सर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। सर पादपों में हरा जो रंग होता है वैसे वो क्लोरोप्लास्ट होता है। कौन सा होता है, हरा वर्णक, सर क्लोरोप्लास्ट। कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट। सर इसको स्पेशली अपन कहते हैं हरित लवक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, हरित लवक इसको कहा जाता है। सबसे पहले यदि आपसे पूछे सर हरित लवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो हमारा आंसर होगा हेक्कल। क्या नाम होगा, हेक्कल होगा, ठीक है। सर क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं सर स्पेशली वर्णी लवक, क्या बोलते हैं सर, ये है वर्णी लवक। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं हरित लवक, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक। क्या बोला जाता है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है जो वर्णी लवक होता है, और क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं हरित लवक। स्पेशली हेक्कल जो नाम है, अक्सर आपके सामने एक वर्ड आएगा लवक। यदि आपसे कोई पूछे कि सर लवक की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे, सर लवक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम हेक्कल ही है, ठीक है। हाँ पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, नोट करते जाओ।
अभी तो शुरुआत हुई है, अरे अभी तो क्या हुई है, शुरुआत हुई है, ठीक है। हाँ जी, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। कुछ विशेष लाइनें, अब देखो टमाटर स्पेशली इसी में आएगा, ये पादप वाले में, क्योंकि लवक की बात आती है तो टमाटर का लाल रंग होता है। लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, कैप्से कैप्सेथीन और बी कैरोटीन। देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, लाइकोपिन के बारे में यदि आता है तो पहले ही अपने दिमाग में होना चाहिए सर टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण ही होता है। सर एंथोसाइनिन तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर फूलों का पीला रंग, फूलों का पीला रंग। सर ये कैप्सेनिन है, ये मिर्च का रंग है ना, मिर्च का हरा रंग, ठीक है। इसके अलावा बी कैरोटीन सर गाजर का लाल रंग, सर गाजर का कैसा रंग, लाल रंग, ठीक है। ये थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है, तब जाके हमारे क्वेश्चंस है वो सोल्व हो जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए। आगे अगला सवाल, अगला सवाल है लाइसोसोम्स है, उसकी खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, हिकल, डी डुबे, डी ब्रीज, पुरकिंजे। लाइसोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है डी डुबे। क्या नाम है, डी डुबे नाम का वैज्ञानिक है, उसने लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम का एक दूसरा नाम है लयन काय। क्या नाम है, लयन काय। और इसको कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती जो थैली है वो अपन किसको कहते हैं, सर लाइसोसोम को कहते हैं। सर लाइसोसोम है, ये क्या करता है, इसमें पाचक एंजाइम, लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं, याद रखना पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई, पाचक एंजाइम है इसके अंदर पाए जाते हैं। और जब पाचक एंजाइम इसमें पाए जाएंगे तो ये स्वयं को पचा लेता है, अपने आप को क्या करता है, पचा लेता है, जिससे इसकी झिल्ली है वो फट जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं स्वयं की आत्मघाती थैली कहते हैं। याद रखना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। डी ड्यूवे नाम के वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की क्या की थी भैया, खोज की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ जी अगला ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल देखिएगा भाई। एक सवाल है, एक सवाल है सेलुला, सेलुला ई सेलुला। हालांकि ये सवाल मैंने पहले भी करवा रखा है, सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है सर जो पूर्ववर्ती कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, शरीर में कोई कोशिका है और जो पहले बनी पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका के अनुरूप, पूर्ववर्ती कोशिका के अनुरूप शरीर में नई कोशिकाओं का, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण होना, शरीर में पूर्ववर्ती कोशिकाओं के अनुरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होना, वो स्पेशली सेलुला ई सेलुला। मतलब शरीर में कोई सेल्स बनी हुई है, उसके अनुरूप ही बॉडी में नई सेल्स बनती है, तो वो एक सिद्धांत हो गया सेलुला ई सेलुला। ध्यान रखना। और ये नियम प्रतिपादित करने वाला कौन था, स्वानसन था, रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट विर्चौ था और रॉबर्ट हुक था। आप सभी को पता है कि ऑप्शन जो सी होगा, रॉबर्ट विर्चौ नाम का एक वैज्ञानिक है,
रॉबर्ट विरचौ ने क्या किया था? रॉबर्ट विरचौ नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था? ये बात बताई थी कि शरीर में पहले बनी हुई कोशिकाओं के अनुरूप शरीर में नई कोशिकाओं का क्या होता है लाडलो? निर्माण होता है। शरीर में पहले बनी हुई कोशिकाओं के अनुरूप नई कोशिकाएं बनती है। ये बात किसने कही थी? स्वानसन ने। सर ब्राउन ने केंद्रक के बारे में, स्वानसन याद रखना भारतीय कोशिका विज्ञान का, या अपन कह सकते हैं कोशिका विज्ञान का जनक अपन इसको मान सकते हैं, है ना, फादर ऑफ साइटोलॉजी, है ना, इसको स्पेशली कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं इसको, है ना। रॉबर्ट हुक को भी जनक कहते हैं, ये रॉबर्ट हुक भी कोशिका विज्ञान का जनक है ना, याद रखना। और भारतीय कोशिका विज्ञान फादर हो देगा, कभी कभार ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो अपने को बताना है AK शर्मा। AK शर्मा, AK शर्मा कौन है भाई? AK शर्मा कोशिका विज्ञान का जनक है, भारतीय कोशिका विज्ञान। सर रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की थी, इसलिए कोशिका का विज्ञान का जनक यही है। और यदि मैं बात करूं आधुनिक कोशिका विज्ञान की यदि बात आती है तो आपका आंसर क्या आता है? स्वानसन आता है। यदि सीधा कोशिका विज्ञान का जनक पूछे तो रॉबर्ट हुक बताना, आधुनिक का पूछे तो ये बताना, भारतीय का पूछे तो आपको ये बताना, जबकि इसका पूछे तो आपको ये बता देना। अगला सवाल देखो, संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सर शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, दोबारा नहीं बताऊंगा इसको, ये संसार की सबसे बड़ी है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसकी साइज आपको बता दूं, साइज कितनी होती है? 170 गुणा 130 mm लिख देना आप, ठीक है। सर शुक्राणु, ये मानव शरीर की, याद रखना किसकी? मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका नाम क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु की खोज के बारे में पूछे ना तो सीधा आंसर दे देना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका। शुक्राणु के अध्ययन की यदि बात आती है, स्पर्म मेटोलॉजी, स्पर्मेटोलॉजी, अंडाणु की बात आती है, ऊलोजी लिख देना, क्या लिख देना? ऊलोजी, अंडाणु का, है ना। माइकोप्लाज्मा, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा, और पूरा नाम है गैलीसेप्टिका। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका है, ये इसका नाम है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका है। और ये किसकी है? सर ये एक जीवाणु, एक क्या है? बैक्टीरियल, एक बैक्टीरियल सेल इस संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है, जिसका नाम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका इसका आंसर होगा, ठीक है ना। हाँ जी, ध्यान रखना। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का ईंधन है, कोई भी सेल है और उसकी ईंधन का मतलब उसको एनर्जी का सोर्स है, तो वो है आपका ग्लूकोज। सर ग्लूकोज के लिए फॉर्मूला C6H12O6 होता है, क्या होता है? सर एक होता है ADP और एक होता है ADP, है ना, ध्यान रखना। सर ATP होती है, सर ATP क्या होता है? ये कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है वो ATP होती है। सर ATP का पूरा नाम क्या होता है?
तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना 3 हो जाएगा। अगला है मानव कौन सा है? सर मानव क्या है? तो होलोजोइक, प्लाज्मोजोइक, एबी दोनों इनमें से कोई। याद रखना, मनुष्य को एक विशेष नाम से जाना जाता है और वो होता है होलोजोइक। क्या होता है? होलोजोइक होता है। ठीक है, फिर यदि मैं बात करूं तो कुछ विशेष बातें याद रखना। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में याद रख लेना और एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में याद रख लेना। कुछ विशेष लाइनें। यूकैरियोटिक सेल देखो, प्रोकैरियोटिक सेल है कोशिका झिल्ली व कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। आनुवांशिक पदार्थ फिक्स नहीं होते हैं, स्पेशली इसका एग्जाम याद रखना। कोई भी जीवाणु का नाम आ जाए ना, प्रोकैरियोट्स में आता है। यूकैरियोट्स में याद रखना केंद्रक वह झिल्ली उपस्थित होती है। और उदाहरण के बारे में यदि पूछ लिया जाए तो मानव, जंतु और पादप है वो यूकैरियोट्स में आता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना। तो ये कुछ चीजें हमने इस पार्ट के अंदर पढ़ी है, सेल के अंदर। ठीक है, आशा करता हूं जितना पढ़ाया समझ में आया होगा। और भी अपन आगे चर्चा करते रहेंगे नई क्लासों के अंदर भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। ओके, जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।